गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपने 11th स्टूडेंट्स के लिए। हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 2 पर। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण, इस पर पहला लेक्चर दिया था, जिसमें आपको बताया गया था कि दुनिया में जो क्लासिफिकेशन किया गया है एनिमल्स का, कितने टाइप के सिस्टम बनाए गए हैं, और स्पेशली मैंने फोकस किया था एक टॉपिक पर दैट वाज 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत प्रणाली। तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम था, इसमें आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से 5 किंगडम्स होते हैं। आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम एक एक करके सारे फाइलम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो है वो है हमारे पहले किंगडम के लिए, जो कि है किंगडम मोनेरा। और हम सब जानते हैं कि किंगडम मोनेरा में स्पेशली बैक्टीरिया को रखा गया है। तो इस वीडियो में हम बैक्टीरिया के रेफरेंस को लेते हुए आपको किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स को समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी कि ये जो किंगडम मोनेरा है, ये किस तरीके के इसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कैसे जीव आते हैं। तो पहली बात आप ये याद कर लीजिए कि इस दुनिया में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले एनिमल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसी सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस यानी वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, ऐसी सेल जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे कोशिकांग भी नहीं होते। तो इस तरह की जो सेल वॉल होती है, जो प्रिमिटिव टाइप की या पुराने प्रकार की होती है, उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जिन भी एनिमल्स में होती है, उन सभी को हमने कहाँ रखा है, किंगडम मोनेरा में। तो सबसे पहले अगर इसके जनरल कैरेक्टर्स को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले पॉइंट में ही मैंने आपको ये बात बताई है कि दे आर सिंपलेस्ट, ये सबसे सरल प्रकार के होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराने प्रकार के हैं, यानी दुनिया में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स ही बनी थी, बाद में यूकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट हुआ। तो मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराने, यूनिसेलुलर, एक सेल वाले। जैसा कि आपको पता है कि इनके पास कितनी सेल होंगी, एक सेल होगी। आप बैक्टीरिया के डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कितनी सेल्स दिख रही हैं, एक दिख रही है। तो मीन्स दे आर यूनिसेलुलर। अब ये यूनिसेलुलर हैं। प्रोकैरियोट्स, चूंकि इनकी सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, इसलिए हमने कह दिया दे आर द प्रोकैरियोट्स। सच एज बैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोट्स में बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, इन्हें हम कॉमनली BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। तो आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या जाना कि ये जो मोनेरा के मेंबर्स होते हैं, ये सबसे पुराने हैं, सबसे सिंपल हैं, एक सेल वाले हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। एक पॉइंट यहाँ पर मिस है, दे आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वी कांट सी विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज। तो हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि सूक्ष्मदर्शी होते हैं। और एग्जाम्पल्स आपको कौन कौन से बताए, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल के नाम से भी जानते हैं। मैं बता रहा हूं आपको अब अगले पॉइंट के बारे में, दैट इज द सेल वॉल कंटेन्स पेप्टाइडोग्लाइकॉन। अभी जो सेल वॉल होती है, हम बैक्टीरिया के रेफरेंस में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का एक डायग्राम बना हुआ है और आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, दैट इज सेल वॉल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, स्पेशली प्लांट्स की बात करें तो बाहर की तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति कहते हैं जिसको हिंदी में। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है, ये एक विशेष प्रकार के पदार्थ से बनती है जिसे कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या होता है, ये बैक्टीरिया के आगे के वीडियोस में हम जानेंगे, जब हम स्पेशली आपको बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में पढ़ाएंगे। तो अभी आप जान लें कि एक स्पेशल टाइप का सबस्टेंस है, पदार्थ है, जिसको हमने कहा पेप्टाइडोग्लाइकॉन, और इसी से बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। आगे लिखा है नो सेलुलोज। आपने देखा होगा कि जो प्लांट सेल्स होती हैं, पादप कोशिकाएं, उनमें आपका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन यहाँ पर सेलुलोज टोटली एब्सेंट है, मतलब नो सेलुलोज। तो सेल वॉल किससे बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं दे आर कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन।
इसका मतलब हुआ ये सब जगह पाए जाते हैं। अगर हम जनरली बैक्टीरिया की बात करें तो आपको पता है कि ये हवा में भी हैं, पानी में भी हैं, ज़मीन पर भी हैं। मीन्स दे आर कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर्वव्यापी होते हैं। कॉस्मोपोलाइटन वर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वव्यापी, यानी जो हर जगह पाए जाएंगे, दे आर कॉस्मोपोलाइटन। नेक्स्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें न्यूट्रिशन मतलब पोषण जो होता है बैक्टीरिया के अंदर वो कई तरह का हो सकता है। I1Y1 जानते हैं हम। पहला है पैरासाइटिक, परजीवी। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेगा, अपना पोषण प्राप्त करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? परजीवी या पैरासाइटिक। तो लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि वो दूसरा जिससे वो पोषण ले रहा है वो लिविंग ही होना चाहिए, नॉन लिविंग नहीं होना चाहिए या डेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जीव जो दूसरों से पोषण लेते हैं उन्हें हम परजीवी या पैरासाइटिक कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं? पैरासाइटिक हो सकते हैं। सैप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी, जो मरी हुई चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जंतु जो मृत चीज़ों से या मरी हुई चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेंगे उन्हें हम कहेंगे मृतोपजीवी या फिर सैप्रोफाइटिक। और लास्ट वर्ड है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी के साथ रहे, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, तो उसको बोलेंगे सहजीवी या सहजीविता, सिम्बायोसिस। तो ये डिटेल में आगे बात होगी। अभी सिर्फ हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डीप जाकर मैं नहीं बताऊंगा, बट जब मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा बैक्टीरिया में तब आपको ये सब बातें बताई जाएंगी। तो अभी के लिए आपने क्या समझा कि इन ऑर्गेनिजम्स में, इन जीवों में कई तरह का न्यूट्रिशन होता है, जैसे पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। अगले पॉइंट को हम देखते हैं, डीएनए इज नेकेड। ये खास बात है। नेकेड का मतलब होता है नग्न। आपको पता है कि जनरली अगर हम किसी यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो उसका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सपोज करें ये न्यूक्लियस है और तो इसके अंदर ये क्या होता है? डीएनए। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ एक वॉल है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला। ये स्पेशलिटी होती है यूकैरियोटिक सेल्स की। लेकिन बैक्टीरिया की सेल कैसी है? प्रोकैरियोटिक है, तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। डीएनए ऐसे ही पड़ा रहेगा उसके साइटोप्लाज्म में। तो लिखा है डीएनए इज नेकेड। डीएनए नेकेड है मतलब इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। लाइज इन द साइटोप्लाज्म। और डीएनए कहाँ पड़ा है? साइटोप्लाज्म में है। एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लें। ऐसे डीएनए को या ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। मतलब इट इज़ द फॉल्स न्यूक्लियस। ये सत्य न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म ये सब कुछ नहीं होता इसमें। तो ऐसे न्यूक्लियस को या ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मीसोसोम्स आर प्रेजेंट। हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो क्या करता है? श्वसन, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। लेकिन आपकी जो मोनेरा के मेंबर्स हैं इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। अब ये जो बैक्टीरिया की सेल है आप देख सकते हो कि इसमें अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन थी, ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है जिसको लिखा है सेल मेम्ब्रेन, ये ब्राउन कलर से, तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक फोल्ड बनाती है और इस फोल्ड को हमने क्या लिखा है? मीसोसोम। तो एक सेल में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन के जो फोल्ड होते हैं इनको मीसोसोम कहा जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर काम करते हैं। लाइक जैसे हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन या श्वसन कर रही है, ठीक वैसे ही यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मीसोसोम होंगे। तो मीसोसोम्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। नाउ द नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गाल्जी बॉडी, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, आर एब्सेंट। ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग, जो किसी भी सेल में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ये सारे यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ना तो बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही प्लास्टिड्स होते हैं मतलब लवक, ना ही गाल्जी बॉडी है, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। दे ऑल आर एब्सेंट, ये सभी एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द राइबोसोम इज ऑफ 70s। जैसा कि आप देख सकते हो बैक्टीरिया के इस डायग्राम में कि यहाँ पर ये मैंने रेड कलर से क्या दिखाए हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स, दीज आर द राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, 70s और 80s।
अब ये 70S 80S क्या है, इस पर डिटेल में चर्चा होगी राइबोसोम के टॉपिक पर, तब हम बात बताएंगे आपको। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद कर लें कि बैक्टीरिया के पास जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक के पास जो राइबोसोम है वो 70S का है, और हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होता है वो 80S का होता है। तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं दे आर ऑफ 70S, द राइबोसोम्स आर ऑफ 70S, 70S के राइबोसोम हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये बात बैक्टीरिया के लिए कही गई है कि ये बहुत ज़्यादा और बहुत कम टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सा टेम्परेचर हो सकता है, कितना हो सकता है, आइए देखिए। तो दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर लाइक अप टू 78 डिग्री सेंटीग्रेड। 78 डिग्री से ऊपर भी ये जिंदा रह सकते हैं, और -190 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये जीवित रह सकते हैं। मतलब सपोज करिए कि अगर हमने आपसे कहा कि पानी को बॉयल करिए, तो आपको पता है कि पानी हमारा 100 डिग्री पर बॉयल होता है। अब अगर हमने उसे 70 तक रखा या 75 तक पानी को गर्म किया, तो उसमें अभी भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है हमको कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए, केवल गर्म करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको पता हो गया अब कि 78 डिग्री तक तो बैक्टीरिया जीवित रह ही सकते हैं। इसलिए उसे 100 डिग्री पर उबालेंगे, तभी जाकर सारे बैक्टीरिया मरेंगे। तो बैक्टीरिया मैक्सिमम टेम्परेचर कितना झेल पा रहे हैं, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिनिमम तो बहुत ज़्यादा हो गया, -190 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। ओके, तो ये टेम्परेचर की बात हो गई। अब आपको लास्ट पॉइंट बताया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये तो डीएनए हो गया हमारा, और ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है जिसको लिखा है प्लाज्मिड। अब होता क्या है कि कभी कभी बैक्टीरिया की जो सेल है उसका डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और टूटकर अलग हो जाता है, लेकिन ये डीएनए की तरह ही काम करता है। तो ये एक तरीके से अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ हो गया, मींस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए सेगमेंट, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, आपने देखा ये एक्स्ट्रा है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, आपको पता है कि डीएनए के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, मतलब स्वतः द्विगुणन, अपने आप को डबल करने की क्षमता क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन या द्विगुणन कहलाती है। तो डीएनए के पास ये क्षमता होती है, तो जब डीएनए के पास ये है तो प्लाज्मिड के पास भी होगी, तो ये अपने आप को डबल कर सकता है। मींस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए सेगमेंट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, डीएनए का सेगमेंट है कॉल्ड प्लाज्मिड, और इसे हम नाम क्या देते हैं, प्लाज्मिड नाम देते हैं। अकर्स इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो लाइन को मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें डीएनए से कभी कभी कुछ सेगमेंट्स अलग हो जाते हैं, अलग होकर डीएनए की तरह ही काम करते हैं, डीएनए की तरह ही सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को या स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स को हम कहते हैं प्लाज्मिड। दे आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया। अब यहाँ पर बैक्टीरिया का एक डायग्राम भी बना हुआ है, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी मैंने चर्चा नहीं कर पाई, तो ये डायग्राम को ध्यान से समझ लेते हैं। इसी डायग्राम की सहायता से हम लोग आगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले 1 बाय 1। आप देख पा रहे होगे बैक्टीरिया की बॉडी के सबसे बाहर ये जो रेड कलर की लेयर है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है कैप्सूल। ये कैप्सूल क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि जो कैप्सूल है उसमें ये होता है कि कई बार जब बैक्टीरिया की लाइफ में अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, मतलब इसके पास पानी नहीं है या फूड नहीं है, जो भी इसकी नेगेटिव कंडीशंस हैं, तो ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बाहर की तरफ क्या बनाता है, एक कैप्सूल बनाता है, और वो कैप्सूल इसके लिए एक रक्षात्मक आवरण, प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई कैप्सूल, जो चारों तरफ आप देख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के डायग्राम में आप बनाएं, बट यहाँ पर होती है तो मैंने बनाकर दिखाई है आपको। नेक्स्ट है सेल वॉल। अब आपको पता है कि चूंकि बैक्टीरिया को कुछ एनिमल्स एज अ प्लांट कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि ये प्लांट है क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल पाई जा रही है, तो बैक्टीरिया के पास क्या है, सेल वॉल है, उसी के ठीक नीचे, कैप्सूल के नीचे। आपने यहाँ पर देख भी लिया था कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी होती है। उसके ठीक नीचे आप देख पा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो आपका कैप्सूल हो गया, आपका सेल वॉल हो गया, और ये क्या हो गया, आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन ये मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाई है सबसे अंदर, और इसी से फोल्ड करके हमने म्यूकोसोम बनाए हुए हैं। तो ये अंदर की लेयर क्या कहलाएगी, आपकी सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी।
अब आप ये देखो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पर इस कुछ स्ट्रक्चर्स आपको ये दिख रही हैं, इनको हम कहते हैं हुक, और इन हुक से निकले होते हैं फ्लैजिला। दीज आर द फ्लैजिला। तो आपने देखा कि ये फ्लैजिला हैं, और ये जो फ्लैजिला होते हैं ये बैक्टीरिया के लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला ना भी हो या एक से ज़्यादा हो, तो वो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इसकी बात हम बैक्टीरिया के शेप और साइज़ के बारे में जब पढ़ाएंगे तब करेंगे अगले वीडियो में। अभी आप इतना समझें कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें फ्लैजिला भी हो सकते हैं, और ये फ्लैजिला इसके गमन में यानी कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और जो फ्लैजिला हैं वो हुक की सहायता से इसकी सेल के साथ अटैच रहते हैं। ओके, तो उधर के सारे नाम मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए कि जो अंदर की तरफ लिक्विड भरा होगा उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अंदर का लिक्विड सेल के अंदर होता है, उसको कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कह दिया। उसके बाद आप साइटोप्लाज्म में देख सकते हो ये क्या है, दीज आर द राइबोसोम्स। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम पाए जाते हैं और वो 70S के होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, प्लाज्मिड है। अभी प्लाज्मिड के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, तो ये प्लाज्मिड हो गया हमारा। इसके बाद आप देखिए डीएनए के लिए क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर एरिया कंटेनिंग डीएनए। अब ये हमारा केंद्रक वाला भाग है, हालांकि यहाँ पर केंद्रक कला वगैरह नहीं है, बट फिर भी न्यूक्लियर एरिया ही कहेंगे इसको हम। तो ये न्यूक्लियर एरिया है कंटेनिंग डीएनए, इसमें डीएनए होता है, और ऐसे डीएनए को हम कहते क्या हैं, न्यूक्लियोइड। ये टर्म मैंने यहाँ पर भी बताया था आपको, तो ये न्यूक्लियोइड हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो इसको क्या कहेंगे, मेसोसोम कहेंगे। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं फिम्ब्री। ये भी लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया की एक जो सेल है, बैक्टीरियल सेल है, उसके स्ट्रक्चर को बता रही हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर भी अगर इस वीडियो की किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगता है तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप मेरे चैनल के कम्युनिटी ऑप्शन पर चले जाएं, और वहाँ पर मैं इसका स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करूँगा। वहाँ से जाकर आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया के शेप की, उसके साइज़ की, उसमें फ्लैजिला कितने हैं, अलग अलग क्या नाम दिए गए हैं उनके एग्जाम्पल्स की। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।